देखो, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता हो गई। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का प्रारंभ भारत में मुख्यतः सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। 1947 के औद्योगिक संधि प्रस्ताव में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इकाई उत्पादन समितियों के गठन पर जोर दिया गया। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में द्विदलीय उत्पादन समितियों की स्थापना की अनुशंसा की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत गठित की गई कार्य समितियों को कार्य करने पर जोर दिया गया। 1958 में संयुक्त प्रबंधन परिषद की योजना अपनाई गई और इसके बाद भारत में कई योजनाएं बनाई गई। सहभागिता का अर्थ अवधारणा है। सहभागिता का अर्थ अवधारणा है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता श्रम प्रबंध संबंध का अंतिम चरण है। ये वह स्थिति है जहां श्रमिक एवं नियोजक के बीच निर्णय की प्रक्रिया द्विपक्षीय बन जाती है। श्रम एवं प्रबंधन दोनों ही से की हिस्सेदारी के कारण निर्णय के प्रति पालन का दायित्व भी दोनों स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की अवधारणा काफी विवादास्पद रही है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग संदर्भों में है। प्रबंधन के लिए इसका तात्पर्य है निर्णय से पूर्व संयुक्त विचार विमर्श। प्रबंधन के विशेषज्ञों की नज़र में यह संस्थान के क्रियाकलापों में बेहतरी लाने का एक तरीका है। श्रमिकों के लिए यह एक निर्णय है और हम श्रम संघ जैसे संस्थाओं के सामाजिक संबंधों की एक नई प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। रोकने तथा लागत में कमी लाना है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। तो कीथ डेविस के अनुसार भागीदारी से तात्पर्य किसी व्यक्ति की एक समूह की स्थिति में मानसिक और भावनात्मक संबद्धता से है, जो आपको सामूहिक लक्ष्यों में योगदान देने और उसमें उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के उद्देश्य की चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि इसका उद्देश्य खास तौर से संस्था के स्तर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रबंधन में श्रमिक की सहभागिता के उद्देश्य की चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि इसका उद्देश्य खास तौर से संस्था के स्तर पर प्रबंधक एवं श्रमिकों की आम सलाह और सहयोग की व्यवस्था से है। ऐसी व्यवस्था का आम तरीका खास योजनाओं और समितियों के द्वारा किया जाना होता है। प्रबंध और श्रमिकों के बीच सहयोग को बढ़ाने वाले उपायों के द्वारा दो मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है: आर्थिक तथा नैतिक और सामाजिक। आर्थिक उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने से एवं नैतिक सामाजिक उद्देश्य उद्योग में मानवीय तत्व का महत्व महसूस कराने से संबंध रखता है। ये इन्हीं दोनों उद्देश्यों के आधार पर कई उद्देश्य बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि श्रम प्रबंधन सहयोग से ही संभव है। दोनों को प्रयास करना है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए और वस्तु की गुणवत्ता में सुधार और इससे बर्बादी को रोकने और लागत में कमी लाना है। औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, तो इससे श्रमिकों के प्रतिनिधि प्रबंधकों के साथ नियमित रूप से बैठकर संयुक्त निर्णय ले सकते हैं, जिससे श्रमिकों के बीच प्रतिष्ठान के प्रति आस्था मजबूत होती है। इससे जो भी निर्णय लिया जाता है वो श्रमिकों को मान्य होता है, क्योंकि निर्णय कार्य में अनेक प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इस प्रकार औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना में सहायता मिलती है। संघर्ष की रोकथाम। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उद्योग में संघर्ष को कम करना है। इसमें दोनों पक्ष किसी समस्या के समाधान हेतु संयुक्त निर्णय लेते हैं जो दोनों को मान्य होते हैं, जिससे उद्योग में संघर्ष की संभावना नहीं रहती है। औद्योगिक विकास की संभावना। दोनों पक्षों के निर्णय कार्य में भाग लेने से किसी समस्या का समाधान हो जाता है तो औद्योगिक विवाद होने की संभावना कम रहती है, जिससे उद्योग के विकास की संभावना अधिक बढ़ जाती है। प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि। इस योजना से उत्पादन संगठन में प्रबंधन को श्रमिक से सहयोगी सुझाव मिलते रहते हैं। इन सुझावों के फलस्वरूप प्रबंधक अपनी कार्य प्रणाली एवं उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करते रहते हैं, जिससे प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि होती है। अन्य उद्देश्य हो गया बेहतर सामंजस्य की स्थापना में सहायक है। श्रमिकों में भी निर्णय क्षमता विकसित करना, समस्या की उचित जानकारी प्राप्त करना, समस्याओं का मिल बैठकर समाधान करना, जिससे कि औद्योगिक शांति बनी रहे। सहभागिता के स्तर या मात्रा। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का स्तर एक समान नहीं होता है। कहीं सहभागिता सीमित होती है तो कहीं अधिक। विभिन्न विद्वान जैसे महताज, राघवन और दत्ता इत्यादि ने सहभागिता के विभिन्न स्तर का उल्लेख किया है। सूचना सहभागिता, समस्या सहभागिता और युक्ति सहभागिता। अर्नेस्ट डेल ने सहभागिता के निम्नलिखित 4 स्तर बताएं: सूचनात्मक सहयोग, परामर्शात्मक सहयोग और रचनात्मक सहयोग और संयुक्त निर्धारण। सूचना और सूचनात्मक सहभागिता।
यह सहभागिता का सबसे निम्न स्तर है। इस पर श्रमिकों को कुछ सूचनाएं दी जाती है। ये सूचनाएं व्यवसाय की दशा और उद्यम के भविष्य और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन इत्यादि पर दी जाती है। समस्या सहभागिता इस स्तर के दौरान नियोजक उत्पादन या उद्यम से संबद्ध समस्याओं के समाधान के लिए श्रमिकों या श्रम संघ से परामर्श करता है। इस स्तर का प्रयोग विशेष प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, लेकिन यह अस्थायी होती है। ऐसे सहभागिता के कई विषय हैं, जैसे निम्न उत्पादकता, बर्बादी, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण सेवा, चोरी और भ्रष्टाचार और प्रदूषण है। परामर्शी सहभागिता हो गया। इस स्तर पर नियोजक और श्रमिक और श्रम संघ के बीच पारस्परिक समस्याओं पर विचार का आदान प्रदान होता है। नियोजक श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर निर्णय लेते हैं। इसमें श्रम संघ नियोजकों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं, लेकिन नियोजक उनके परामर्श के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसके महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे अस्थायी आदेश, उत्पादन विनिर्माण के नए तरीके, कैंटीन, आवास, कंपनी एवं संचार इत्यादि। प्रशासकीय सहभागिता हो गया। इस स्तर पर श्रमिकों को भी इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण में शामिल किया जाता है, जिसमें प्रशासन का भार कर्मचारियों एवं प्रबंधकों की संयुक्त समितियों को सौंप दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों को प्रशासन तथा निरीक्षण कार्यों में अधिक स्वायत्तता रहती है। इसके मुख्य विषय क्या है? सुरक्षा, कैंटीन, कल्याण सुविधाएं, सुझाव, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। निर्णयात्मक सहभागिता हो गई। यह श्रम प्रबंधन सहभागिता का सबसे उच्च स्तर है। इस स्तर में निर्णय की प्रक्रिया संयुक्त होती है और इसमें दोनों पक्षों को निर्णय लेने के अवसर मिलते हैं। इस स्तर पर भी महत्वपूर्ण आर्थिक, प्रशासकीय और सामान्य नीतियों से संबंधित निर्णय को संयुक्त रूप से लिया जाता है और अतः इस स्तर पर अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएं। आधुनिक उद्योग प्रबंधन एवं श्रमिकों के सहयोग से ही चलते रहते हैं। उद्योग का चलते रहना दोनों के हितों में आवश्यक है, तो उनके कई हितों में विरोध भी होते हैं, तो कई में सहयोग भी। इन्हीं सहयोग के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रबंधन सहयोग को स्थापित करने की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में चर्चा की गई है, जो 1958 में अपनाई गई। इसके बाद इनकी कई समस्याएं बनाई गई, जो नियमित रूप से कई समस्या को समाधान करती है। ये संस्थाएं निम्नलिखित है: कार्य समिति 1947, संयुक्त प्रबंधन परिषद 1958, पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थाएं 1975, कर्मशाला परिषद, संयुक्त परिषद, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य एवं सेवा संगठन के लिए संस्थाएं 1977, इकाई परिषद, संयुक्त परिषद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी योजना के अंतर्गत संस्थाएं 1983 में बनी थी, जिसमें कर्मशाला था, तल और संयंत्र स्तर था। सरकारी सेवाओं में संयुक्त परिषद हो गया। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान में संस्थाएं होगी। कार्य समिति औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि वैसे प्रतिष्ठान जहां 100 या अधिक श्रमिक पिछले 12 महीने में किसी भी दिन नियोजित हों, तो उपयुक्त सरकार नियोजक को कार्य समिति बनाने का आदेश दे सकते हैं। इसमें नियोजक और श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में रहेंगे। कार्य समिति का कार्य नियोजक श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उपाय करना है, साथ ही मतभेद को दूर करने का प्रयास करना है, जिससे कि औद्योगिक शांति बनी रहे। संयुक्त प्रबंध परिषद हो गया 1958। संयुक्त प्रबंध परिषद द्विदलीय व पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासों की देन है। इसका गठन वैसे उद्योग में किया जाता है जहां श्रमिक की संख्या कम से कम 500 हो। इसमें नियोजक और श्रमिक के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी। इनकी कुल संख्या बड़े प्रतिष्ठान में 12 और छोटे प्रतिष्ठान में 6 होगी। श्रम संघ अपने प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 25% और गैर श्रमिकों में से भी मनोनीत कर सकते हैं। कार्य क्या है? यह समिति 3 प्रकार के काम करती है: परामर्श कार्य, प्रशासनिक कार्य, सूचना प्राप्त करने एवं सुझाव देने से संबद्ध कार्य। परामर्शी कार्य क्या है? जैसे अस्थायी आदेश का प्रशासन, उनका संशोधन। उत्पादन के लिए नए तरीके जिनसे श्रमिकों के कार्य में परिवर्तन हो, बंदी या किसी कार्य को बंद करने या हटाने से संबंध में विचार विमर्श। प्रशासनिक कार्य क्या हो गया? जैसे कि कल्याणकारी उपक्रम का प्रशासन, सुरक्षा योजना का निरीक्षण, कार्य अवधि का निर्धारण, कर्मचारियों से प्राप्त किए गए उद्योग सुझावों के लिए पारितोषिक का भुगतान करना इत्यादि। सूचना प्राप्त करने और सुझाव देने से संबद्ध कार्य हो गया। संस्थान की सामान्य आर्थिक स्थिति, बाजार, उत्पादन, विक्रय से संबंधित योजना, संस्थान की मान्यता, संरचना एवं क्रियाकलाप, कार्य करने के तरीके और वृद्धि की दीर्घकालीन योजनाएं। 1975 की 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन संस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे भारत सरकार ने इसके अंतर्गत कर्मशाला परिषद तथा संयुक्त परिषद के गठन की नई योजनाएं बनाई है। ये योजना वैसे उद्योग में लागू होगी जहां 500 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं। कर्मशाला परिषद हो गया। ये इस परिषद में नियोजक और श्रमिक के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में रहेंगे। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 12 होगी। इस परिषद का अध्यक्ष नियोजक द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। उपाध्यक्ष श्रमिक के प्रतिनिधियों में से एक होगा। इस परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसकी बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। इस परिषद के निर्णय को 1 महीने के अंदर लागू करना अनिवार्य है, लेकिन सदस्यों की अनुमति से इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि इसके निर्णय से दूसरी कर्मशाला का संपूर्ण प्रतिष्ठान प्रभावित होता है, तो उसे संयुक्त परिषद को निर्देशित करना आवश्यक है।
इस परिषद के निम्नलिखित कार्य एवं अधिकार है, जैसे कि उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में सहायता करना, उत्पादन उत्पादकता तथा कौशल में सुधार लाने का प्रयास करना, निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान करना और इसके सुधार के लिए काम करना, सुरक्षा के उपाय करना, अनुशासन बनाए रखने में सहायता देना, कार्य की भौतिक दशा जैसे संवातन, प्रकाश इत्यादि, कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी सुधार इत्यादि। संयुक्त परिषद, इस परिषद की स्थापना उद्यम और प्रतिष्ठान के स्तर पर की जाती है। इसकी संरचना और कार्यविधि कर्मशाला परिषद की तरह होती है। इस परिषद में वैसे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं जो प्रतिष्ठान में वास्तव में नियोजित हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इसका अध्यक्ष उद्यम का प्रधान कार्यपालक होता है। उपाध्यक्ष परिषद के श्रमिक सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसकी बैठक 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। इसका निर्णय मैत्तक के आधार पर होता है। इसके निर्णय को 1 महीने के अंदर लागू किया जाता है। कार्य, इस परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं: पूरी इकाई के लिए अनुकूलतम उत्पादन कौशल, उत्पादन मानकों का निश्चय करना, ऐसा कार्य जिससे दूसरी कर्मशाला और संपूर्ण इकाई प्रभावित हो, ऐसे मामले जिन पर कर्मशाला परिषद में निर्णय करना संभव नहीं हो, संपूर्ण प्रतिष्ठान या इकाई में उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति, कार्य के घंटे, अवकाश के दिन की अनुसूची बनाना, सामान्य स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा संबंधी उपाय करना, अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन करना और काम करने के लिए कदम उठाना। 1977 में WPM योजना की संस्थाएं। 1977 में भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई। यह योजना सार्वजनिक एवं वाणिज्य और सेवा संगठन के लिए थी। इस योजना के अंतर्गत 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी, जैसे कि इकाई परिषद और संयुक्त परिषद। ये योजनाएं वैसे संस्थान में लागू होती थी जहां 100 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं तथा इनमें सार्वजनिक लेन देन बड़ी मात्रा में होते हैं। यह योजना अस्पताल, डाकघर, तार कार्यालय, रेलवे स्टेशन, टिकट कार्यालय, बैंकों तथा सार्वजनिक वितरण की संस्थाओं में लागू होता है। इकाई परिषद, यूनिट काउंसिल। इस परिषद की गठन और कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन स्थापित कर्मशाला परिषद के गठन कार्यों की तरह होता था। इनका मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और समाधान ढूंढ निकालना। संयुक्त परिषद हो गया। संयुक्त परिषद का गठन डिवीजन, क्षेत्र और मंडल के स्तर पर होता है। आवश्यकता अनुसार अन्य संगठन में भी की जाती है। गठन और कार्य अवधि आदि से संबद्ध बातें 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन गठित संयुक्त परिषदों की तरह है। कार्य हो गया। इस परिषद का निम्नलिखित कार्य है: ग्राहक सेवा में सुधार लाने और समाधानों, सामानों, यातायात, लेखा आदि से संबद्ध कई परिषदों के कार्यों की समीक्षा करना है। श्रमिकों में कार्य कौशल का विकास करना, कार्य की समान दिशाओं में सुधार लाने का प्रयास करना, कार्य के घंटे और अवकाश दिनों की अनुसूची तैयार करना, पारितोषिका की व्यवस्था करना और कर्मचारियों के बीच से उपयोगी सुझावों को प्रोत्साहित करना, उन मामलों को निपटाना करना जिनका समाधान इकाई परिषद में नहीं हो सकता है। संयुक्त परिषदें वे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में विफल रही हैं। 1983 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए संस्थाएं बनी थी। ये योजना उन उद्यमों को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोजनों पर लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कर्मशाला तल तथा संयंत्र स्तर पर द्विपक्षीय मंचों के गठन की व्यवस्था की गई है। स्ट्रक्चर देखो, संरचना। कर्मशाला तल, संयंत्र स्तर दोनों में सदस्यों की संख्या बराबर बराबर होगी। सदस्य की संख्या न्यूनतम 5, अधिकतम 10 होगी। संस्थान में महिला सदस्य की संख्या 10% से अधिक होने पर उनके लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। कर्मशाला तल के कार्य क्या है? इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करना, कर्मशाला में भंडारण सुविधा को बढ़ाने का प्रयास करना, उत्पादन स्थल पर बर्बादी को रोकना, खातिर और सुरक्षा की समस्या पर ध्यान देना, कल्याणकारी सुविधा को बढ़ावा देना इत्यादि। संयंत्र स्तर, प्लांट लेवल पे कौन सा काम किया जाएगा? तो प्रक्रियाओं से संबद्ध कार्य होगा, आर्थिक क्षेत्र का कार्य होगा, कार्मिक विषय से संबंधित कार्य होगा, कल्याण से संबंधित कार्य होगा, पर्यावरण से संबंधित कार्य होगा। सरकारी सेवाओं में संयुक्त परिषद क्या है? भारत सरकार ने 1966 में सरकारी विभागों में संयुक्त परिषद की एक योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद तथा कार्यालय परिषद की स्थापना की गई है। इसमें प्रत्येक परिषद के लिए सरकार द्वारा मनोनीत अलग अलग अधिकारी और श्रमिक के संगठन के प्रतिनिधि होते हैं और इन परिषदों के निम्नलिखित कार्य हैं: कार्य की दिशाओं में सुधार लाने का प्रयास करना, सेवा की शर्तों को निर्धारण में सहायता करना, श्रमिकों के कल्याण और कार्य के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना, भर्ती, पदों, उन्नति, अनुशासन के मामले पर परिषद में सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार विमर्श करना। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान में WPM की संस्थाएं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान में ये योजना सामूहिक समझौते के जरिए स्थापित की गई है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को ने 1956 में। इनमें संयुक्त विभागीय परिषद, संयुक्त कार्य परिषद, संयुक्त नगर परिषद, संयुक्त परामर्शी प्रबंधन परिषद इत्यादि गठित किए गए हैं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी 1956 में संयुक्त कार्मिक प्रबंधन समिति, संयुक्त उत्पादन समिति, संयुक्त कार्य मूल्यांकन समिति, संयुक्त मानक समिति और संयुक्त कैंटीन समिति इत्यादि की व्यवस्था की गई है। भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की वर्तमान स्थिति क्या है?
तो प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता योजना को सैद्धांतिक रूप से सरकार, नियोजक एवं श्रमिक तीनों पक्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये असफल रहा है। सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन नियोजक और श्रमिक के सहयोग के अभाव में योजनाएं अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। इसके कई कारण थे। इस योजना को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। नियोजक अपने उद्यम और प्रबंधन में भागीदार नहीं बनना चाहते, कारण वे अपनी स्वेच्छाचारिता को बनाए रखना चाहते हैं। श्रमिकों में अशिक्षा और अज्ञानता है, जो इस योजना को समझ नहीं पाते हैं। मजबूत श्रम संघ के अभाव में नियोजक पर दबाव नहीं पड़ता है। अनेक संयुक्त निकायों का गठन, जिस कारण इस योजना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंदिता। इन कमियों के बावजूद ये योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में कार्य कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता योजना नई आर्थिक नीति के बाद से अपने लक्ष्य से भटक गई है। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को स्वामित्व प्रदान करने तथा विदेशी निवेशकों को सहयोग देने से इस योजना पर कुठाराघात हुआ है। अब कोई भी नियोजक इस योजना के तहत समझौता नहीं करना चाहता। इसका प्रमाण श्रम न्यायालय, अभिकरण आदि में मामले को लगातार बढ़ाते जाना है। फिर भी प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां ये योजना लागू है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को ले सकते हैं। भारत में इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि कार्य के वैसे वातावरण का निर्माण हो जहां श्रमिक स्वतः प्रेरित होकर योजनाओं की सफलता में सहयोगी बने। योजनाओं की सफलता के लिए दोनों पक्षों के प्रयास में एकरूपता होना चाहिए। इसके साथ ही दोनों पक्षों का यह विश्वास होना चाहिए कि योजना वास्तव में उनके हित में है। पक्षों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान निसंकोच होना चाहिए। इसकी असफलता का कारण क्या है कि 1958 के बाद देश में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की कई योजनाएं बनाई गई और इन्हें लागू करने के प्रयास भी किए गए, लेकिन व्यवहार में इन सभी योजनाओं की प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक रही। इसके कई कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कि कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। इस योजना को भारत में अभी तक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि ये एक ऐच्छिक रूप से लागू है। ऐसी स्थिति में अधिकांश नियोजक इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। भागीदारी की अवधारणा हो गया। भागीदारी का अर्थ होता है शक्ति और अधिकार में सहभागिता। नियोजक अपने प्रबंधन में दूसरे को भागीदार नहीं बनाना चाहते। दूसरी ओर कई श्रम संघ संयुक्त निर्णय के लिए तैयार नहीं होते, कारण नियोजक अपने स्वेच्छाचारिता को बनाए रखना चाहता है, जबकि श्रम संघ सौदेबाजी और दबाव डालने का शक्ति परित्याग नहीं करना चाहता है। सरकार द्वारा प्रायोजित। देश में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की अधिकांश योजनाएं सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती हैं। इसमें नियोजक और श्रमिक की सहमति नहीं ली जाती है, जिसे नियोजक तथा श्रम संघ इसे थोपा गया समझते हैं। ऐसी स्थिति में इसका विफल होना स्वाभाविक है। समुचित लाभ का वितरण न होना। भारत में सहभागिता के फलस्वरूप होने वाले लाभ का समुचित रूप से वितरण की व्यवस्था नहीं है। इस कारण श्रमिकों के बीच इन संस्थाओं के प्रति उत्साह का अभाव रहा है। श्रम संघ प्रतिद्वंदिता। भारत में एक ही प्रतिष्ठान में कई श्रम संघ साथ साथ कार्यशील रहते हैं तथा एक ही श्रम संघ में कई गुट भी पाए जाते हैं, जिनके बीच प्रतिद्वंदिता की स्थिति पाई जाती है। फलस्वरूप संयुक्त निर्णय की समस्या हमेशा बनी रहती है। श्रमिकों के बीच शिक्षा का अभाव। भारत में आज भी अधिकांश श्रमिक अशिक्षित हैं, जो अपने अधिकारों और दायित्वों को नहीं समझते हैं। कई श्रमिक नियोजन की समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, कारण शिक्षा का प्रसार न होना। ऐसी स्थिति में प्रभावी सहभागिता की आशा नहीं की जा सकती है। बाह्य नेतृत्व। जैसे कि अधिकांश नियोजक श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व के कारण इस योजना को लागू नहीं करना चाहते हैं। कारण यह है कि बाहरी नेता श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा डालते हैं। नियोजक की मानसिकता। जैसे अधिकांश नियोजक उद्योग का प्रशासन अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं तथा वे श्रमिक वर्ग को अपनी स्वेच्छा के अनुरूप रखना चाहते हैं, जिस कारण नियोजक श्रमिक को निर्णय कार्य में सहभागी नहीं बनाना चाहते। मजबूत श्रम संघ का अभाव। भारत में लगभग 75% श्रम संघ मजबूत स्थिति में नहीं है, जो नियोजक पर दबाव डालकर इस योजना को कार्यान्वित करा सके। अनेक संयुक्त निकाय का गठन। भारतीय उद्योग में अनेक संयुक्त समितियों का गठन किया गया, जैसे कार्य समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, इकाई समिति, कैंटीन समिति इत्यादि। इन समितियों के अस्तित्व के कारण इस योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके फलस्वरूप ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। इसके अलावा इसके विकास के मार्ग में कई अन्य प्रकार की भी बाधाएं हैं, जैसे श्रमिकों का निम्न जीवन स्तर, संयुक्त निर्णय की परंपरा का अभाव होना, सामूहिक सौदेबाजी का अपर्याप्त विकास और औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में सरकार के द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप। सहभागिता की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? निम्नलिखित है। जैसे आय की विषमताओं को कम करके श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उत्पादकता में वृद्धि, लाभों का श्रमिकों में उचित बंटवारा, कार्य की इच्छा दशाएं छंटनी के भय को समाप्ति और कार्य के घंटों की सुविधा प्रदान करना। प्रबंधन के सभी स्तरों पर श्रम की भागीदारी। श्रम व प्रबंधन के बीच विचार विमर्श निर्विवाद होना। श्रमिकों में सद्भाव का वातावरण विकसित करना। श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार करना। देखो, श्रम संघ
श्रम संघ हो गया ट्रेड यूनियन। भारत में श्रम संघ औद्योगिकरण का परिणाम है। जब विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना हुई तो उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। फलस्वरूप श्रमिक संगठित होने लगे और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के श्रम संघों का निर्माण होने लगा। आधुनिक औद्योगिक समाज में श्रम संघ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। श्रम संघ की परिभाषा क्या है? श्रम संघ की परिभाषा विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की दी गई है, जो निम्नलिखित है। सिडनी में मैथेटिक्स बेबस के अनुसार श्रम संघ मजदूरी अर्जकों का एक अविरत संघ है, जिसका उद्देश्य उनके कार्यकारी जीवन की दशाओं को अनुरक्षित करना और उनमें सुधार लाना है। डैंकर्ट के अनुसार क्या है? श्रम संघ श्रमिकों का अविरत संघ है, जिसकी स्थापना सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से अपने सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की रक्षा करने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से की जाती है। GDH कोल के अनुसार क्या है? श्रम संघ एक ऐसा संघ है जिसका संचालन मुख्यतः उनके सदस्यों के प्रतिनिधि के कार्य से संबद्ध आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की रक्षा करने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से की जाती है। श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार क्या है? श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार क्या हो गया? श्रम संघ से अस्थायी या अस्थायी रूप से बनाए गए ऐसे संगठन का बोध होता है जिसकी स्थापना मुख्य रूप से श्रमिकों और नियोजकों और नियोजकों और श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित करना, व्यवसाय अथवा व्यापार के संचालन में प्रतिद्वंदी दशाओं अधिरोपित करना, और इसमें दो या दो से अधिक श्रम संघों के श्रम संघ महासंघ भी सम्मिलित होते हैं। श्रम संघ कितने प्रकार का होता है? देखो, श्रम संघ क्यों बनता है, ठीक है, इसकी परिभाषा के विश्लेषण से महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। श्रम संघ श्रमिकों और नियोजकों का एक संगठन होता है। ये श्रमिकों का एक अस्थायी संगठन होता है और इसका चरित्र अस्थायी अथवा औपबंधिक नहीं होता है। यह संगठन आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इससे कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। श्रम संघ की संरचना होती है और इस संरचना में संघ की सदस्यता, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी, आम सभा, वित्त आदि की व्यवस्था रहती है। श्रम संघ कितने प्रकार का होता है? तो श्रम संघ कई प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे कि सदस्यता की प्रकृति के आधार पर 3 तरह का होता है, ठीक है। शिल्पी संघ, औद्योगिक संघ और सामान्य संघ। क्राफ्ट यूनियंस, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड जनरल यूनियन। शिल्पी संघ का गठन एक ही प्रतिष्ठान में अलग अलग शिल्पों में काम करने वाले श्रमिक अलग अलग करते हैं। ये संघ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जुलाहे, शिक्षक और बस चालकों के संघ को ले सकते हैं। ये क्या है? शिल्पी संघ में आते हैं। भारत में इंडियन पायलट्स गिल्ड्स शिल्पी संघ के उदाहरण हैं। औद्योगिक श्रम संघ में किसी उद्योग में काम करने वाले सभी प्रकार के श्रमिक, चाहे वे कुशल हो या अकुशल, अपना संघ बनाते हैं, तो इसे औद्योगिक संघ कहा जाता है। इस प्रकार के संघ प्रतिष्ठान, क्षेत्र या उद्योग के स्तर पर बनाए जाते हैं। भारत में अधिकांशतः इस प्रकार के संघ हैं। उदाहरण के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन, इंडियन नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन। सामान्य संघ क्या होता है? सामान्य श्रम संघ वे संघ हैं जिनका सदस्य कोई भी श्रमिक बन सकता है, चाहे वह किसी भी शिल्पी और व्यवसाय में काम करने वाला हो क्यों ना हो। उदाहरण के लिए एक शहर में लोहार है, बढ़ी है, छापा खाना है, होटल है, सिनेमा घर है आदि में काम करने वाले श्रमिक मिलकर कोई संघ बनाते हैं तो उसे सामान्य संघ कहा जाता है। भारत में ऐसे संघों की बहुत ही कम है। भारत में ऐसे संघ की संख्या बहुत ही कम है। भौगोलिक कार्य क्षेत्र के आधार पर देखो कि इस आधार पर श्रम संघों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि स्थानीय श्रम संघ, लोकल ट्रेड यूनियंस, क्षेत्रीय श्रम संघ, रीजनल ट्रेड यूनियंस, राष्ट्रीय श्रम संघ, नेशनल ट्रेड यूनियंस, एंड इंटरनेशनल श्रम संघ, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस। स्थानीय श्रम संघ ऐसे संघ स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। यदि किसी शहर में स्थित एक प्रकार के उद्योग या व्यवसाय में नियोजित श्रमिक अपना एक अलग संघ स्थानीय आधार पर बनाए तो उसे स्थानीय संघ कहा जाता है। उदाहरण के लिए पटना व्यवसायी संघ इत्यादि। क्षेत्रीय संघ हो गया, जैसे देखो ऐसे संघ किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर निर्मित होते हैं। भारत में दक्षिण भारत में असम में चाय और रबड़ बागान में काम करने वाले श्रमिकों ने अपना क्षेत्रीय संघ बनाया है। राष्ट्रीय श्रम संघ हो गया। राष्ट्रीय श्रम संघ से तात्पर्य वैसे श्रम संघ से है जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं, और कुछ श्रम संघ राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संघों के रूप में गठित होते हैं। भारत में इसके प्रमुख उदाहरण इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC, भारतीय मजदूर संघ BMS और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC इत्यादि है। देखो AITUC जो है ये कांग्रेस की है, BMS बीजेपी की है, और INTUC जो है ये उसकी है, CPM की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हो गया। ऐसे श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं। इसमें वही श्रम संघ शामिल हो सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संघ बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हैं।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। सत्ता के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के आधार पर, इस आधार पर श्रम संघों को दो भागों में बांटा जाता है। एक संघात्मक श्रम संघ। संघात्मक श्रम संघ में सत्ता महासंघ के उच्चतम स्तर और संघ में शामिल होने वाली इकाइयों के बीच वितरित होती है। भारत में इसके उदाहरण है इंडियन नेशनल आयरन एंड स्टील वर्कर्स फेडरेशन तथा इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन। एकात्मक श्रम संघ क्या है? एकात्मक श्रम संघों में सत्ता और समस्त शक्ति महासंघ के उच्चतम स्तर पर केंद्रीभूत होती है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन का नेशनल यूनियन ऑफ बूट एंड शूज ऑपरेटिव। शासन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। स्वेच्छाचारी संघ हो गया। इस प्रकार के श्रम संघ में श्रम संघ के नेता और पदाधिकारी सदस्य श्रमिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बिना मनमानी ढंग से काम करते हैं। प्रजातांत्रिक हो गया। प्रजातांत्रिक श्रम संघ के सदस्य को अपने संघ के क्रियाकलापों के संचालन और शासन में भाग लेने का समुचित अवसर मिलता है। पांचवा हो गया कंपनी संघ। ऐसे संघ नियोजक द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और उन्हें आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता देते हैं और ऐसे श्रम संघों पर नियोजक का प्रभुत्व रहता है और ऐसे श्रम संघ कुछ मुख्य रूप से नियोजक के हितों का ही ध्यान रखते हैं और विश्व के अधिकांश देशों में ऐसे श्रम संघ के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यापारिक संघ हो गया। व्यापारिक संघ हो गया। व्यापारिक श्रम संघ में से तात्पर्य वैसे श्रम संघ से है जिनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है। वे अपने सदस्य को मजदूरी में वृद्धि, कार्य के कम घंटे और कार्य की शर्तों और दशाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। क्रांतिकारी संघ हो गया। ये वैसे संघ है जिनका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है। देखो श्रम आंदोलन की विशेषता क्या है, तो ये वैसे संघ हैं जिनका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है। श्रम आंदोलन की विशेषताएं क्या है कि श्रम आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। श्रम आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास से संबंधित होता है। श्रम आंदोलन का उद्देश्य श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना होता है। श्रम आंदोलन औद्योगिकरण का ही परिणाम है। श्रम आंदोलन श्रमिकों का संगठित एवं सतत प्रयास करता है। श्रम आंदोलन श्रमिकों में आत्म जागृत और आत्मशक्ति का विकास करने में सशक्त एक साधन है। इस श्रम आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र के सभी श्रमिकों के समान हितों की पूर्ति से संबंध रखता है। श्रम आंदोलन की प्रकृति सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक देश के प्रत्येक उद्योग में श्रम आंदोलन किसी न किसी रूप में विद्यमान है। श्रम आंदोलन एक दर्शन है जिसमें समझकर श्रमिक अपना विकास कर सकते हैं। श्रम आंदोलन एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत श्रम संघ, श्रम संनियम, श्रम प्रतिनिधित्व व श्रम कल्याण को सम्मिलित किया जाता है। सुदृढ़ मजबूत श्रम संघ की विशेषता क्या है? ये एक मजबूत शक्तिशाली श्रम संघ में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक मजबूत श्रम संघ के लिए आवश्यक शर्त है कि उसके सदस्य शिक्षित हों और अपने कर्तव्य और अधिकारों के लिए जागरूक हों। श्रम संघ का संगठन लोकतांत्रिक ढंग पर होना चाहिए। सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जो भी गतिविधियां आयोजित की जाए उसमें सामूहिक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्रम संघों की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए जिसके लिए आवश्यक है कि सदस्यों की संख्या अधिक हो और वे नियमित रूप से चंदा देते रहें। श्रम संघ को सेवा योजकों और सरकार द्वारा भी मान्यता मिलनी चाहिए। एक मजबूत श्रम संघ में नेता का चुनाव संबंधित श्रमिक सदस्यों में से एक ही किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही श्रमिक की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता है और उनके समाधान के लिए निष्कपट भाव से प्रयत्न कर सकता है। भारी व्यक्ति श्रम संघ आंदोलन में सच्चा व अस्थायी हित नहीं रखते। श्रम संघ का नेतृत्व राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात राजनीतिक लगाव पर रोक होना चाहिए। कारण यह है कि राजनेता राजनीतिक उद्देश्य के लिए श्रम संघों का दुरुपयोग करते हैं। श्रम संघ की सदस्यता निजी, विस्तृत और स्वतंत्र होगी उतनी ही मजबूत आंदोलन में आएगी। श्रम संघ पदाधिकारी का उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए। मजबूत शक्तिशाली श्रम संगठन के लिए आवश्यक है कि उनके सदस्य अनुशासित हों। श्रम संघ जातीयता एवं सांप्रदायिकता से दूर होने चाहिए। एक संस्थान में एक ही श्रम संघ होना चाहिए। श्रम संघ नेतृत्व कुशल होना चाहिए। श्रम संघ का महत्व, श्रम संघ के अंदर कौन कौन सा तत्व होना चाहिए? तो श्रमिक संघ श्रमिकों के संगठन होते हैं। तो श्रम संघ श्रमिकों के एक संगठन होते हैं जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए गठित किए जाते हैं। श्रमिक चाहे किसी भी श्रेणी प्रकार के क्यों न हो, कुशल, अकुशल, औद्योगिक, शिल्पी, कृषक, स्थायी, अस्थायी, इसके संगठन को श्रम संघ कहते हैं। बहुत से देशों में नियोजक के संगठन भी श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक संघ पंजीकृत हो सकते हैं, लेकिन श्रम शास्त्र और औद्योगिक संबंध के दृष्टिकोण से नियोजक के संगठन श्रम संघ नहीं कहलाते हैं। इस प्रकार सभी नियोजित व्यक्तियों के संगठन को भी श्रम संघ नहीं कहा जाता है। स्वयं नियोजित व्यक्ति के संगठन को भी श्रम संघ नहीं कहा जाता है। श्रम संघ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। श्रम संघ का गठन अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। अल्पकालिक उद्देश्य जैसे कार्य की भौतिक दशा में सुधार, कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था करना। दीर्घकालिक उद्देश्य जैसे समाजवाद, समाज की स्थापना करना, श्रमिकों द्वारा संसद की स्थापना करना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना इस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं।